Hello champs, so I'm back with another amazing session. SBI एंड IBPS क्लर्क मीन्स 2025 दोनों ही एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए आज एक सेशन कर रहे हैं, दैट इज़ मीन्स ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट. क्या ये टॉपिक, क्या ये इस टाइप के पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट हमारे दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आइए जानते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए. इससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए. द मोस्ट ब्यूटिफुल डेज ऑफ योर लाइफ ऑफन इमर्ज आफ्टर सम टाइम ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वंस. इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे दिन तब आते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम, बहुत मुश्किल समय जब आप निकाल चुके होते हैं ना, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन ज़रूर आते हैं. तो कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है ना. तो अपनी तैयारी करते रहिए, कोशिश करते रहिए, डेफिनेटली वन डे यू विल गेट द जॉब. ओके, चलिए. तो यहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको हर क्लास की पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड करती हूँ सेशन के थोड़े टाइम बाद. ओके, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस. ठीक है, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर हम आपको बाकी सारी एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं. ओके, अब हम बात कर रहे थे कि क्या ये हमारा जो मीन्स का ब्लड रिलेशन पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट है, क्या ये दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? तो मैं बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन 2025 और 2024 का डेटा लेकर आई हूँ. SBI क्लर्क मीन्स इस साल जब अप्रैल में हुआ था तो 2 डेट्स में हुआ था, 10 अप्रैल और 12 अप्रैल. ये डेट सबको याद होगी क्योंकि इस बार SBI क्लर्क मीन्स के रिजल्ट्स को लेकर बच्चे ना खुश थे, है ना. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुए थे अगर आपको याद हो. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10 अप्रैल को जो शिफ्ट 1 हुआ था उसमें ब्लड रिलेशन आया था आपका. ओके, विथ सेटिंग स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था. 10 अप्रैल जो शिफ्ट 2 थी उसमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं आया था. 12 अप्रैल वाले में ब्लड रिलेशन आया था एक पजल के साथ. अब वो किस टाइप का पजल था ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया, बट आया था. ठीक है, और 12 अप्रैल का जो शिफ्ट 2 था उसमें भी आपका एक कोटेड ब्लड रिलेशन आया था. तो मतलब अगर आप देखेंगे कि टोटल आपकी 4 शिफ्ट्स में SBI क्लर्क मीन्स हुआ था और 4 में से 3 में आपका ब्लड रिलेशन आया था. दैट मीन्स ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, और वो आपका कोडेड फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है और पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के साथ भी पूछा जा सकता है. ठीक है, कोडेड भी जब आया था तो उसमें भी आपके 3 to 4 क्वेश्चंस देखे गए थे. ठीक है, अच्छा, अब IBPS क्लर्क मीन्स की बात करूँ, मैं ज़्यादा पीछे नहीं गई हूँ. जो 13 अक्टूबर 2024 को आपका IBPS क्लर्क मीन्स हुआ था, जो कि सिंगल शिफ्ट में हुआ था आपका. ठीक है, तो उसमें भी आपका ब्लड रिलेशन आया था अलॉन्ग विद एज पजल. ठीक है, अब इसको पेपर में अटेम्प्ट करना या ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको लगता है कि आप ब्लड रिलेशन को ईजिली बना पाते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट करिए. अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका ब्लड रिलेशन बहुत ही ज़्यादा वीक है, आप कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, उतना ईजिली नहीं कर पाते हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि आप इसको स्किप कर दें. ठीक है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड कि आपको ब्लड रिलेशन कैसा लगता है. मुझे पर्सनली ब्लड रिलेशन बहुत ईजी लगता है. ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस सेशन के थ्रू मैं आपको भी ब्लड रिलेशन को ईजी बनाने की कोशिश करें. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड रिलेशन के साथ पजल या सेटिंग अरेंजमेंट कनेक्ट हो जाता है, तो इससे डिफरेंस क्या आता है. अब यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट मैनर में दी गई होगी, और सारा खेल होता है इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रीड करके उसे सही ऑर्डर में या सही तरीके से प्रिसाइजली लिखना. ठीक है, बच्चे जनरली सेंटेंस को रीड तो करते हैं पर उसी मैनर में सही से लिखते नहीं हैं. ओके, तो उसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे. ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो यहाँ पर मैं आपको कोई टाइमर नहीं दूंगी. ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर वापस आकर सोल्यूशन ज़रूर चेक करिएगा. ठीक है, क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है. तो ये आपका ब्लड रिलेशन विद मंथ पजल है आपका. ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं. यहाँ पर आपको 8 पर्सन्स दिए जा रहे हैं जो कि 3 जनरेशन की फैमिली से है. एक ट्रिप पर जा रहे हैं. हर एक छोटी से छोटी डिटेल को बहुत अच्छे से आपने रीड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा. ओके, आपको 8 महीने दिए जा रहे हैं, तो मंथ्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं. जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ये आपको कुछ मंथ्स यहाँ पर गिवन है. ठीक है, मैं यहाँ पर फिलहाल 2 ही केसेस बना रही हूँ, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है रिक्वायर्ड होंगे. बाकी लेट्स सी. अब इसमें और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है. 3 मैरिड कपल्स होंगे आपके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, 3 कपल्स मुझे चाहिए ही चाहिए. एंड ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स अलाइव. ठीक है, कि अगर पेरेंट्स होंगे तो दोनों होने चाहिए, अदरवाइज कोई भी नहीं होगा. ठीक है, कि अगर
पेरेंट्स हैं ना तो पूरे कपल के साथ होंगे, मदर भी होगा फादर भी होगा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो आपने लिखने पे ही पूरा फोकस करना है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा मिस कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है इसमें, सिटिंग की भी, पजल की भी इन्फॉर्मेशन है, ब्लड रिलेशन की भी इन्फॉर्मेशन है, बच्चा सब मिक्स कर देता है। नहीं, मिक्स नहीं करना चाहिए कभी, उसको ना अच्छे से तरीके से सलीके से लिखो, ठीक है। कि एक तरफ आप ब्लड रिलेशन की इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, एक तरफ आप ब्लड रिलेशन बना रहे हो, ठीक है। तो मैं इसको कॉलम्स में डिवाइड कर दे रही हूँ, मैंने अभी ऐसे ही कॉलम्स बना दिए। लेट्स सी कि अब मैं इनको यूटिलाइज किस तरह से करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि इस वाले सेक्शन में मैं ब्लड रिलेशन को कनेक्ट कर दूँ, यहाँ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखूँ, यहाँ पजल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखूँ। ओके, लेट्स सी। तो पहली इन्फॉर्मेशन है, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ डी, की ई जो है वो मदर इन लॉ है डी की। अब मुझे यहाँ से पता चला कि ई मदर इन लॉ है, यानी कि ई फीमेल होगी, तो मैं इसको साइड में यहाँ पे लिख दूंगी कि ई हमारी क्या है बेटा, ई मदर इन लॉ है, फीमेल हो गई, किसकी मदर इन लॉ है, डी की, यानी कि ई का कोई चाइल्ड होगा जिसकी शादी हो रही होगी डी से। एंड इज द, अभी एंड लगकर इन्फॉर्मेशन किसकी चल रही है, ई की ही चल रही है, क्योंकि सेंटेंस ई से स्टार्ट हुआ है। तो ई इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी, और ई जो है वो डॉटर इन लॉ है, यानी कि ई खुद भी बहू है। पहली बात तो ई मदर इन लॉ थी किसकी, ई मदर इन लॉ थी डी की, ठीक है ना। एक तो ये इन्फॉर्मेशन थी, और अब कह रहे हैं कि ई जो है वो खुद डॉटर इन लॉ है, यानी कि बहू है। बहू का मतलब क्या हो गया कि ई का कोई पार्टनर होगा जो कि मेल होगा, क्योंकि ई फीमेल है, और उसके पार्टनर का पेरेंट होगा जी, ठीक है ना, क्योंकि ई डॉटर इन लॉ है, बहू है जी की, यानी कि ई के हस्बैंड का पेरेंट हो जाएगा जी। और मैंने अभी आपको बोला कि पेरेंट होंगे तो दोनों होंगे, यानी कि अगर जी आया है तो जी का पार्टनर भी आना ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, ये बनाने से हमें ना रिलेशंस पता चलते जाते हैं कितने बन रहे हैं। जैसे टोटल 8 पर्सन है, तो 8 ही तो रिलेशन बनेंगे ना यहाँ पर, तो 2 2 4 तो 6 मैं रिलेशन बना चुकी हूँ यहाँ पर। भले ही मुझे नाम नहीं पता, पर मैं उनका सीक्वेंस तो सेट कर चुकी हूँ ना यहाँ पर, तो इससे मेरे लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो हमें अपनी चीज़ें खुद ही आसान बनानी है बेटा, सामने वाला आके थोड़ी ना आसान बनाएगा। आगे रीड करिए, एफ्स फादर। अब देखो इस लाइन को बच्चे क्या करेंगे, फ्लो में पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन वो ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे बोला है कि एफ्स का फादर है, तो यहाँ पे लिख दो उसी तरह से कि एफ का एक फादर भी है, ठीक है। ब्लड रिलेशन की जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती जाए उसको लिखते जाओ, ठीक है। एफ का फादर वेंट ऑन अ ट्रिप इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, कि एफ का फादर किसी 31 वाले महीने में जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ लिख दो कि एफ का फादर किसी 31 वाले महीने में जाता है, 31 वाले महीने कई सारे हैं, वेट करो। एंड 3 पर्सन आफ्टर ई, और ई के 3 पर्सन बाद, किसके 3 पर्सन बाद बेटा, ई के 3 पर्सन बाद। 3 पर्सन बाद का मतलब क्या हुआ, 2 के गैप पर, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अब ई के एफ के फादर के पॉसिबल ऑप्शन देखो। अब एफ मेरा जनवरी में तो जा नहीं सकता, क्योंकि एफ के फादर के ऊपर की तरफ ई आना है, तो आ नहीं पाएगा। मार्च भी 31 का होता है, लेकिन यहाँ भी नहीं आ सकता। अप्रैल 30 का होता है, जुलाई में आ सकता है, अक्टूबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है। 3 पॉसिबल ऑप्शन है। अभी हम वेट करेंगे, आगे पढ़ते हैं। एच इज़ द फादर ऑफ सी, इसको लिख दो कि एच जो है वो फादर है, किसका फादर है, सी का। जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है लिखते जाओ। सी हु इज़ मैरिड टू डी, सी जिसकी शादी डी से हो रही है। अगर आप ध्यान दोगे तो हम डी को ऑलरेडी ब्लड रिलेशन में बिठा चुके हैं, तो डी की शादी किससे हुई है बेटा, सी हुई है, सी से हुई है। और अभी आपको बोला कि सी के फादर कौन है, एच है, तो ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर। हम सी के फादर को ड्रॉ कर सकते हैं क्या, सी की देखो मदर आ गई है ई, और ई का हस्बैंड हो जाएगा कौन बेटा, एच हो जाएगा, क्योंकि सी के फादर कौन है बेटा, एच है। कनेक्ट हो गया, मिल गए 2 लोगों में और, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट ऑन अ ट्रिप बिफोर ई, कि ई के पहले जितने भी लोग ट्रिप पर जाते हैं, इज 1 मोर देन, वो एक ज़्यादा है बेटा, किससे एक ज़्यादा है, हु वेंट आफ्टर, हु वेंट ऑन ट्रिप आफ्टर एच, जितने भी एच के बाद जाते हैं ना, उससे एक ज़्यादा ई के पहले जाते हैं, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। 1 पर्सन वेंट ऑन अ ट्रिप बिटवीन सी एंड ई, कि सी और ई के बीच में सिर्फ एक लोग जो है वो ट्रिप पर जाता है, सीज हस्बैंड। अब इससे क्या पता चला कि सी का हस्बैंड है कोई, यानी कि सी खुद फीमेल हो जाएगी और डी हमारा मेल हो गया। ऐसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से हमें हिंट्स लेनी है। सी का हस्बैंड वेंट ऑन अ ट्रिप जस्ट आफ्टर ए, ठीक है, ए के जस्ट बाद में सी का हस्बैंड जाता है। अब मुझे सी का हस्बैंड पता है कौन है, कौन है, डी है बेटा, तो लिख दो कि ए के जस्ट बाद में डी जाना है। ए हु इज द, अब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे देखो ए के बाद ये ए है, ए के बाद यहाँ पर हु लिखा हुआ है कॉमा लगाकर, तो ये आगे की जानकारी किसके लिए चल रही है, सी के हस्बैंड की या ए की, ऑब्वियसली ए की चल रही है। हु के WH फैमिली के इमीडिएटली पहले जो भी पर्सन होगा वो जानकारी उसी के लिए होती है, ठीक है। तो ए हु इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, जी की इकलौती बेटी है कौन बेटा, ए, तो यानी कि एच की सिबलिंग आ जाएगी, ए इकलौती बेटी है, ठीक है। एफ्स फादर डज नॉट गो
ऑन अ ट्रिप इन जुलाई, कि एफ के फादर जुलाई में नहीं जाते। एफ के फादर हमने देखा था 31 के महीने में जाना था, और उसके 3 ऑप्शन थे, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, जिसमें से अब जुलाई क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। यानी कि एफ के फादर अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं, या तो अक्टूबर जा सकते हैं या तो दिसंबर जा सकते हैं। चलो अभी देखते हैं। आगे बोला है एफ इज एन अनमैरिड मेंबर, ठीक है, अनमैरिड है ये, एंड द सिबलिंग ऑफ सीज फादर। ध्यान दीजिएगा, किसका सिबलिंग है बेटा, सी के फादर का। तो सी का फादर तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, सी के फादर कौन थे, एच। तो यानी कि एच का सिबलिंग हो जाएगा बेटा कौन, एफ। यानी कि एफ, ए, एच, ये 3 सिबलिंग हो गए। और अगर आपको ध्यान हो तो हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ए जो थी वो इकलौती बेटी थी, ध्यान दिया था। यही छोटी छोटी बातें तो ध्यान रखनी होती है, इससे मुझे एफ का जेंडर मिल जाएगा। तो ए ओनली डॉटर थी। अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो लिख लिया करो, लिखने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है, कि ए क्या है बेटा, ऐसे लिख लिया करो। यहाँ पर ए ओनली डॉटर है, शॉर्ट में लिख लो ओनली डॉटर, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओडी लिख सकते हो अगर आप ध्यान रख पाओ तो, ठीक है। तो अगर ए ओनली डॉटर है तो एफ हमारा अकॉर्डिंगली मेल हो गया, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट ऑन ट्रिप बिटवीन एफ एंड डी, कि एफ और डी के बीच में जितने भी लोग ट्रिप पर जाते हैं वो एक ज़्यादा होंगे, इज़ वन मोर देन, किससे एक ज़्यादा होंगे, हु वेंट ऑन अ ट्रिप बिफोर बी इज़ वाइफ। यानी कि बी की मुझे पत्नी चाहिए बेटा, यानी कि बी खुद मेल हो गया। जैसे जैसे रिलेशन मिलता जाए वैसे वैसे लिखते जाया करो, ठीक है। तो बी की वाइफ से पहले जितने भी लोग जाते हैं ना, उससे एक ज़्यादा एफ और डी के बीच में जाते हैं। अब देखो ब्लड रिलेशन क्या कंप्लीट हो रहा है, 2, 4, 6, 8, हाँ देखो रिलेशंस मेरे सारे बन गए, 8 ही तो पर्सन है ना। अब इन्हीं में मुझे नेम सेट करना है, तो यहाँ पे सबके नाम बैठे हुए हैं। तो लास्ट पर्सन कौन बचा हुआ है, मेरे ख्याल से लास्ट पर्सन बी ही बचा हुआ है बेटा। तो यानी कि बी कौन हो जाएगा बेटा, बी यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपको ध्यान हो तो बी हमारा एक मेल मेंबर था, बी की एक वाइफ थी, यानी कि बी हमारा मेल हो गया, जी हमारी वाइफ हो गई। तो देखो ब्लड रिलेशन डन हो गया। कितना डिफिकल्ट लगा ये, नहीं लगाना। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से रीड करके सही तरीके से लिखोगे ना बेटा, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी नहीं, ठीक है। अभी आप आगे आने वाले पजल्स में भी देखना, ओके। तो ब्लड रिलेशन आपका यहाँ बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिकोड करके इसका पजल भी सेट कर देते हैं। अब एफ के फादर यहाँ पर कौन आ गए हैं, चेक करिएगा, एफ के फादर आ गए हैं बी, ठीक है। तो बी या तो अक्टूबर में जाएगा या तो दिसंबर में जाएगा, ठीक है। बी या तो अक्टूबर में होगा या तो दिसंबर में होगा, राइट। और बी से 2 के गैप पर किसने आना है बेटा, ई ने आना है, ठीक है जी। तो 2 के गैप पर ऊपर ई को ले लीजिएगा, इसमें भी 2 के गैप पर ई हमारा सितंबर में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बोला हुआ है कि ई के ऊपर जितने लोग हैं बेटा वो एक ज़्यादा होंगे जितने कि एच के नीचे हैं। अब इसमें देखिएगा ई के ऊपर कितने लोग हैं बेटा, 2 लोग हैं, तो एच के नीचे कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो एच अकॉर्डिंगली नवंबर में आना चाहिए। इसमें ई के ऊपर कितने लोग आ रहे हैं बेटा, 4 लोग आ रहे हैं, राइट। तो ई के नीचे ई के ऊपर 4 हैं, तो एच के नीचे कितने होने चाहिए, 3। तो एच अकॉर्डिंगली सितंबर में होना चाहिए था, लेकिन सितंबर में तो खुद ई बैठा हुआ है। तो इसी वजह से हमारा जो सेकंड वाला केस है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि फर्स्ट वाला केस राइट है, ठीक है। अब फर्स्ट वाले केस में भी पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो कैसे बनेगी बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। यस, अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है। यहाँ पे बोला हुआ था कि सी और ई के बीच में 1 का गैप है बेटा। अब 1 के गैप पर सी जनवरी में भी हो सकता है, यस पॉसिबल है। और दूसरा केस क्या बन सकता है इसका, कि 1 के गैप पर जो आपका सी है वो नीचे सितंबर में आ जाए, ये केस भी पॉसिबल है बेटा आपका। ये सेकंड वाला तो गलत हो चुका है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद ए के इमीडिएटली नीचे डी चाहिए था, इसको बिठा दो। फर्स्ट केस में ए और डी जुलाई और सितंबर बन सकते हैं, सेकेंड केस में ए और डी जनवरी और मार्च बन सकते हैं, और कोई जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी की वाइफ कौन है, बी की वाइफ आई है जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एफ और डी के बीच में जितने भी लोग हैं वो एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एफ को कहाँ बिठाऊँ, देखो अगर मैं एफ को यहाँ बिठाती हूँ, एफ और डी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग, तो जी यहाँ आएगा बेटा। एफ और डी के बीच में जितने लोग हैं वो एक ज़्यादा, पर यहाँ तो जी के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं। एफ को नीचे बिठाओ, एफ और डी के बीच में कितने लोग हो रहे हैं, 2 लोग, तो जी यहाँ आएगा, जी के ऊपर क्या 1 पर्सन है, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरे ख्याल से तो यही ठीक है कि जी यहाँ पर और एफ यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार थर्ड वाला केस ट्राई कर लो, उसमें देखो क्या सेटल हो पा रहे हैं। मान लो अगर मैं एफ को यहाँ लेती हूँ, एफ और डी के बीच में अगर 1 पर्सन है तो जी के ऊपर 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो जी के ऊपर बहुत सारे पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। मैडम एफ को नीचे ले लो, जी के ऊपर ले लो। एफ और डी के बीच में कितने लोग हो रहे हैं बेटा, 3, 4, 5 लोग हो रहे हैं, तो जी के ऊपर 4 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे जी के ऊपर 3 आ रहे हैं। तो इसी वजह से हमारा जो थर्ड वाला केस है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट वाला केस एब्सोल्युटली हमारा राइट है।
ठीक है, एंड फर्स्ट केस हमारा डन होता है। सॉर्टेड। तो इस तरह से आपने ब्लड रिलेशन बनाना है। अभी भी कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इसे पजल इस टाइप के क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करते हैं नहीं करते हैं। अगर आपका ब्लड रिलेशन स्ट्रांग है, अगर आप सही से कनेक्ट कर पाते हैं तो ही इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज भी बहुत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब इसमें आपका ब्लड रिलेशन के साथ लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आपको, लीनियर सेटिंग, स्क्वायर, सर्कल, मंथ, ईयर, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, वापस आकर सोल्यूशन चेक करेंगे मेरे साथ। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, 8 लोग आपको दिए जा रहे हैं जो कि 3 जनरेशन की फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में है, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है। ठीक है, हम फटाफट से पहले अपने 8 लोग ड्रॉ कर लेते हैं। केसेस हम बना के चलेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हो गए टोटल 8 पर्सन। इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि इसी में हम 2 केसेस बना देंगे। अब देखो इन्फॉर्मेशन को प्रिसाइजली लिखना, मैंने कहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर मैं इसका ब्लड रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और देखो यहाँ पर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर सिटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। अब आप लोग क्या करते हो, सब कुछ एक ही साथ, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है और आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, कि सी ब्रदर इन लॉ है बी का, तो बी का ब्रदर इन लॉ है ना, तो लिखो उसको उसी तरह से। अब सी ब्रदर इन लॉ है। अब ब्रदर इन लॉ का हमने पढ़ा हुआ है कि कई सारे पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, जीजा हो सकता है, साला हो सकता है, ठीक है, देवर हो सकता है। तो मुझे भी पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या रिलेशन बनना है, तो मैंने फिलहाल ऐसे लिख दिया। एंड द सन इन लॉ ऑफ एच, किसका सन इन लॉ है, एच का। लिख दो साइड में कि एच का सन इन लॉ है, यानी कि एच की कोई बेटी होगी बेटा, तभी तो उसका दामाद बनेगा सी। जैसे बोला है वैसे लिखते जाओ। ई इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, कि जी की सिस्टर इन लॉ है ई, यानी कि ई फीमेल है बेटा। अब ई फीमेल है, सिस्टर इन लॉ है, तो जेंडर का साइन भी साथ के साथ लगाएंगे, बात के लिए नहीं रखेंगे। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है। जी भी सिस्टर इन लॉ है, ई भी, तो दोनों ही फीमेल हो गए। जी स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, यानी कि इससे क्या पता चला कि जी का एक हस्बैंड भी आना बेटा, तो लिखो उसको यहाँ पर कि जी का एक मुझे हस्बैंड भी चाहिए और वो अपने ही हस्बैंड के क्या है बेटा, थर्ड लेफ्ट में है, तो 2 के गैप पर जी आ जाएगा। ठीक है, एंड नन ऑफ देम स्टैंड्स एट द एंड, और दोनों में से कोई भी मेरा एंड पर नहीं आना है। ठीक है, जी एंड डी डू नॉट स्टैंड टुगेदर, कि जी और डी एक साथ नहीं आने हैं। अब देखो सिटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मैं इस साइड लिख रही हूँ, ब्लड रिलेशन को इस साइड लिख रही हूँ, इसमें कितना डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन डी एंड ई, कि डी और ई के बीच में जितने भी लोग हैं, ई हु स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ जी, ई जो है वो जी के लेफ्ट में, ध्यान रखिएगा, इज 1 लेस देन, वो एक कम है, नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ जीज हस्बैंड, जितने भी आपके जी के हस्बैंड के राइट में है ना, उससे एक कम डी और ई के बीच में है। ठीक है, बाद में देखेंगे। बी इज एन अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिली एंड स्टैंड्स इमीडिएटली राइट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, कि वो अपनी ग्रैंड मदर के, यानी कि अब यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज, प्रोनाउन यूज हुआ है हिज। अब ये हिज किसके लिए यूज हुआ है, बी के लिए, तो इससे मुझे पता चला कि हमारा जो बी है वो मेल मेंबर है। हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, और बी जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के इमीडिएट राइट में है, तो बी की कोई ग्रैंड मदर है और उसके इमीडिएट राइट में बी आना है। बी की ग्रैंड मदर है तो उसको भी ड्रॉ करेंगे कि बी के कोई पेरेंट होंगे और उनके भी पेरेंट हैं। ठीक है, तो बी की मुझे ग्रैंड मदर भी चाहिए, उसी तरह से ड्रॉ कर दो, तभी तो आपको पता चलेगा ना कैसे बनना है। ठीक है, आगे बोला है एच स्टैंड्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जीज ओनली सन, यानी कि जी का इकलौता बेटा भी चाहिए मुझे। ठीक है, और एच जो है वो थर्ड लेफ्ट में है, जी के इकलौते बेटे का नाम भी दिया हुआ है, जीज ओनली सन बी। ठीक है, कि जी का इकलौता बेटा है बी, ठीक है, उसके थर्ड लेफ्ट में है, तो बी के थर्ड लेफ्ट में, यानी कि 2 के गैप पर बेटा एच ने आना है। ठीक है, आगे देखिएगा, सी एंड एज वाइफ स्टैंड टुगेदर, सी एंड एज वाइफ। ठीक है, यानी कि इससे मुझे पता चला कि ए की पत्नी भी आनी है, यानी कि ए मेल मेंबर हो गया और ए की वाइफ आनी है। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन जीज फादर इन लॉ, कि जी के कोई फादर इन लॉ हैं उनके और एच की सिस्टर के बीच में जितने भी लोग हैं बेटा, इज सेम एज नंबर ऑफ पीपल टू द राइट ऑफ एफ, उतने ही लोग एफ के राइट में हैं। अब इससे मुझे क्या पता चला कि जी के फादर इन लॉ भी है बेटा। अब देखो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको कि जी है, फीमेल मेंबर है, जी का एक हस्बैंड आना है और जी का इकलौता बेटा है बी। ठीक है, और अभी अभी पता चला कि जी के फादर इन लॉ भी हैं बेटा,
तो जी के फादर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, जी के हस्बैंड के पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे बोला है एच की सिस्टर है बेटा, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो, एच की सिस्टर भी होगी। जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे ड्रॉ करो। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, देखो कैसे। बी की सिस्टर इन लॉ आनी थी, बी का ब्रदर इन लॉ आना था सी। अभी बनाएंगे कि बी का ब्रदर इन लॉ कैसे हो सकता है। अब बी तो इकलौता बेटा है, हो सकता है कि बी की कोई सिस्टर हो और उसका हस्बैंड हो जाए सी, पॉसिबल है। और इससे कुछ सी यहाँ पर मैरिड भी दिख रहा है ना, तो इसको बनाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं। और बी अगर आपको ध्यान हो तो बी के बारे में तो बोला है कि बी तो अनमैरिड मेंबर है, तो इससे मुझे और क्लैरिटी मिली। बी का एक ब्रदर इन लॉ है और बी खुद अनमैरिड है, तो ब्रदर इन लॉ क्या हो सकता था एक, और बी एक मेल मेंबर है, तो एक मेल का ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है। देखो ब्रदर इन लॉ के 3 पॉसिबल रिलेशंस होते हैं, देवर होता है, साला होता है और जीजा होता है। अब लड़कों का तो देवर नहीं होता, क्योंकि बी एक लड़का है और लड़के का ब्रदर इन लॉ है, तो लड़कों के तो देवर नहीं होते, देवर तो लड़कियों के होते हैं। तो ऑप्शन क्या बचा, साला और जीजा बचा ना बेटा। अब साला होने के लिए शादीशुदा होना पड़ेगा, लेकिन बी तो अनमैरिड है, तो साला भी कैंसिल, तो बचा क्या, जीजा। तो जीजा कौन हो गया, बी की सिस्टर का हस्बैंड। तो बी की कोई सिस्टर होगी और उसका हस्बैंड हो जाएगा सी। देखो हुआ ना कनेक्ट। तो सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को अगर आप ध्यान देंगे तो वो आपको हेल्प करेंगी। अब अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो तो सी की जो वाइफ थी उसके पेरेंट थे एच, तो सी की वाइफ है ये जो बी की सिस्टर है, और उसके पेरेंट आने थे एच, यानी कि जी का पार्टनर आ गया है एच, राइट, कनेक्ट हो गया। और अभी हमें पता चला था कि एच की एक सिस्टर भी है बेटा, तो बनाएंगे यहाँ पर कि हमने एच की एक सिस्टर भी बनानी है। चलो अभी बनाएंगे। अब अगर आपको यहाँ पे ध्यान हो तो जी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन थी कि जी और ई एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ थी, तो मैं कह सकती हूँ कि एच की सिस्टर ई होगी और जी और ई एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ लगेंगी फिर, हाँ। तो आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, जी की सिस्टर इन लॉ आ गई है ई, क्योंकि हस्बैंड की जी का हस्बैंड है एच, और हस्बैंड की सिस्टर को क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ। और ई का ब्रदर है एच, और भाई की वाइफ को क्या कहेंगे, सिस्टर इन लॉ। तो हो रहे हैं ना दोनों एक दूसरे के सिस्टर इन लॉ, यस, ओके। तो जी का इकलौता बेटा हम बी यहाँ पर बना ही चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। और बी की एक ग्रैंड मदर भी चाहिए, ध्यान रखिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसकी वाइफ हो जाएगी बेटा, कह सकते हैं ना, क्योंकि कितने मेंबर है टोटल, 8 मेंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। और ए का हमें यहाँ पे पार्टनर भी चाहिए, ए का हमें पार्टनर भी चाहिए ना, तो हाँ। और ए एक मेल मेंबर है, अब ए यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि ए तो एक मेल मेंबर है, तो ऑब्वियसली ए ऊपर ही बैठेगा, ठीक है। ए को हमने यहाँ बना दिया। अभी स्टिल पर्सन्स हमारे क्लियर नहीं हुए हैं, हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 लोग बिठाने रहते हैं, वो हमें सिटिंग अरेंजमेंट से क्लियर हो जाएंगे। आ जाइए देखते हैं, जितना भी हमारा बन चुका है उसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी का हस्बैंड कौन निकल कर आया है, जी का हस्बैंड निकल कर आया है एच, यानी कि एच के थर्ड लेफ्ट में जी था और दोनों ही मेरे एंड्स पर नहीं हो सकते थे। और एच से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन थी कि एच बी के थर्ड लेफ्ट में था, तो ध्यान दीजिएगा ये लोग कहाँ आ सकते हैं कि बी को अगर मैं एंड पर लेती हूँ तो बी के थर्ड लेफ्ट में एच, ये वाली इन्फॉर्मेशन, और एच के थर्ड लेफ्ट में जी, यानी कि 2 के गैप पर जी, सॉर्टेड है बेटा, क्योंकि ये दोनों एंड्स पर आ नहीं सकते थे और इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इन तीनों की हो नहीं सकती। और जी के लेफ्ट में ई आना था बेटा, ई भी आ गया। इतना डन हो चुका है हमारे यहाँ तक, चलो ये सेक्शन मेरा डन, ठीक है। अब जी के फादर इन लॉ कौन आए हैं, एफ, और एच की सिस्टर कौन आई है, ई। तो एफ और ई के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एफ के राइट में, बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। अब मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन थी, जी का हस्बैंड कौन आया था, एच, ठीक है। तो एच के राइट में जितने लोग हैं, कितने लोग हैं बेटा, 3 लोग हैं, एच के राइट में 3 लोग हैं, तो डी और ई के बीच में एक कम, यानी कि 2 लोग होंगे बेटा। तो ई रहा 2 के गैप पर, डी यहाँ पर आ जाएगा बेटा। और इसी से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन थी कि जी और डी एडजेसेंट नहीं हो सकते, तो नहीं है दोनों एडजेसेंट, शॉर्ट हो रहा है इतना, बिल्कुल हो रहा है। अब बोला था कि सी और ए की वाइफ दोनों एडजेसेंट होने चाहिए थे, ठीक है। अब देखते हैं, मुझे नहीं पता ए की वाइफ कौन है, अच्छा ओके, अच्छा एफ और ई के बीच में जितने लोग हैं, जी के फादर इन लॉ, जी के फादर इन लॉ एफ थोड़ी हैं, जी के फादर इन लॉ ए है, तो ए और ई के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एफ के राइट में है। अब बताओ मैं आगे क्या प्रोसीड कर सकती हूँ। देखो सी कहाँ पर आ सकता है कि सी का जो पड़ोसी है वो ए की वाइफ है, तो सी को यहाँ ले सकती हूँ क्या, सी का पड़ोसी जी और डी आ रहा है बेटा, नहीं। क्या डी वाइफ हो सकती है, हाँ डी तो वाइफ हो सकती है बेटा, पॉसिबल है। सी यहाँ पर आ जाए तो पॉसिबल तो है ना, बिल्कुल है, यस और नो, है ना पॉसिबल।
और बी, अच्छा ऑप्शंस कौन कौन से बचे हुए हैं यहाँ पे बिठाने के लिए? एक तो डी बचा हुआ बेटा और एक एफ बचा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो डी और एफ ही तो है ना। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर यहाँ बिठाने के लिए ए की वाइफ कौन हो सकती है बेटा? बी की ग्रैंड मदर, यानी कि ए की वाइफ कौन हो सकती है? पॉसिबल ऑप्शन क्या है? दो ही तो बचे हैं, या तो डी होगा या तो एफ होगा, राइट। अब डी तो मेरा ऑलरेडी बैठ चुका है और बी की ग्रैंड मदर तो यहाँ पर आनी है, इसका मतलब एफ उसकी ग्रैंड मदर हो गई। समझ में आया? कैसे पता चला? इस वाले ऑप्शन से पता चला कि यहाँ पर ए की वाइफ होने के दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो डी या तो एफ। अब डी तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि डी तो ऑलरेडी यहाँ बैठ चुकी है और बी की ग्रैंड मदर को यहाँ आना था, तो अगर वो ग्रैंड मदर होती तो डी यहाँ पर आता, पर नहीं आ पा रहा है ना, यानी कि एफ उसकी ग्रैंड मदर हो गई। तो ए की वाइफ कौन आ गई हमारी? एफ आ गई है, लिख दो, ठीक है। यानी कि सी का पार्टनर कौन आ गया बेटा? डी आ गया है, सॉर्टेड है, मिला हमें चीजें, राइट। अब देखो सी को कहाँ बैठाना है? ए की वाइफ कौन आ गई है? एफ, और यहाँ पे बोला था कि सी जो है वो ए की वाइफ का पड़ोसी है, तो सी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ए की वाइफ है, एफ आ गई है। और लास्ट प्राणी कौन बच रहा है बेटा बैठाने के लिए? चेक कर लो, ए बच रहा है मेरे हिसाब से, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास एक कंडीशन बची हुई है, इसको प्लीज चेक कर लेंगे कि ए और ई के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एफ के राइट में है, तो ए और ई के बीच में एक पर्सन है बेटा, एफ के राइट में भी एक पर्सन है, बस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, यस एंड इट्स डन, ठीक है। तो इजी बनाना किसी भी क्वेश्चन को हमारे हाथ में है, आप उसको जितना कॉम्प्लिकेट करके लिखोगे ना उतना ही आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। अब आप एक बात देखो, मेरे पास कितना लिमिटेड स्पेस है, आपके पास कितना बड़ा बड़ा रफ शीट होता है, मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है, अगर आप ये देखेंगे, ठीक है। इसी में छोटा छोटा लिखना, जनरली हमारी हैंड राइटिंग इतनी छोटी थोड़ी होती है। अब मुझे इसी स्पेस में, छोटे से स्पेस में सोचिएगा, आपका ड्रॉ भी करना है, ब्लड रिलेशन भी बनाया है, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, सेटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो आप एक बार ये खुद से ट्राई करना, एक प्लस का साइन बनाया करो, ठीक है। और एक तरफ आपने सेटिंग बनाना है, एक या पजल जो भी है, एक तरफ आपने ब्लड रिलेशन, एक तरफ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और एक तरफ आपने पजल या सेटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ट्राई दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी ब्लड रिलेशन पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये आपका फ्लैट बेस्ड पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पर 3 फ्लैट्स है, जनरली बच्चों से 2 फ्लैट्स सॉल्व नहीं होते हैं, और यहाँ पर आपको 3 फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा यहाँ पर ना एक छोटी सी करेक्शन है, उस करेक्शन को मैं भी कर देती हूँ साथ के साथ, मैं भूल गई हूँ वो करेक्शन करना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे ना फ्लोर वर्ड आना है, बिलो द फ्लोर ऑफ इट्स मदर, ठीक है। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप पहले वीडियो को प्लीज़ पॉज कर लीजिएगा और फिर वापस आके अपना सोल्यूशन चेक कीजिएगा, और आई होप कि आपका थर्ड क्वेश्चन तक आते आते क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए। नहीं बन पाया है तो वापस आके सोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइएगा हम लोग इसको साथ में बनाते हैं। हम यहाँ पे भी एक बार करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ फ्लैट वर्ड नहीं आएगा, यहाँ फ्लोर आएगा, ठीक है। चलिए आपको क्या बोला है देखो, और हाँ ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखा करो, मैंने तो यहाँ पे नोट के फॉर्मेट में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको नोट के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दी जाए, तो अगर आपको एग्जाम में जो नोट वाली इंस्ट्रक्शंस दी जाती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ज़रूर यूज़ किया करो। मैंने यहाँ पर जान के उनको क्या कर दिया है, मतलब नॉर्मल एक पैरा की तरह कर दिया है, ठीक है। चलिए टोटल 9% आपको दिए जा रहे हैं। मैरिड कपल्स आर नॉट लिविंग ऑन द सेम फ्लोर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि मैरिड कपल सेम फ्लोर्स पर नहीं रहते हैं, यानी कि डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं। अब देखो मेरा यहाँ पे सिंपल लॉजिक क्या है कि जब भी मैं फ्लैट वाला पजल बनाती हूँ और अगर मुझे फ्लोर और फ्लैट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो मेरे लिए कितना कंफ्यूजिंग है, तो मैंने अपने लिए सॉर्ट बना रखा है कि अगर फ्लोर वाली इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं सिर्फ एफ लिखती हूँ, और अगर फ्लैट वाली इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं एफ टी लिखती हूँ, दैट्स इट, ठीक है। आप अपने लिए कोई भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, ये मेरा खुद के लिए क्रिएट किया गया शॉर्टकट है, ठीक है।
चलिए, द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद वॉवल्स आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट्स, ठीक है, कि जो वॉवल्स हैं आपके वो डिफरेंट फ्लैट में आने चाहिए, ठीक है, ओके, ईदर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव, कि अगर पेरेंट्स होंगे तो दोनों पेरेंट्स होंगे वरना कोई नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ पर आपको एक मिनट, फ्लैट है ना, हाँ 3 फ्लैट्स आपको दिए जा रहे हैं, 3 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, तो 1 2 3 फ्लोर, ओके, फ्लोर भी 3 हैं आपके, तो 3 2 1, और फ्लैट भी 3 हैं आपके, 1 2 3। अब इसमें केसेस बन सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले ही केसेस 2 3 बनाकर चल रही हूँ। लेट्स सी हमें कितने रिक्वायर्ड होते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है कि 2 से ज़्यादा रिक्वायर्ड होंगे, बट ओहो इस वाले में एक प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा, स्टार्ट करते हैं फिर। पहली इन्फॉर्मेशन, अच्छा इसमें हम ब्लड रिलेशन कहाँ बनाएंगे, 9 पर्सन है ना, तो वैसे तो ये स्पेस छोटा है, यह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लेंगे, ओके चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो पहली इन्फॉर्मेशन है एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, कि एल जो है वो डी की सिस्टर इन लॉ है। अब देखो डी की सिस्टर इन लॉ है एल, तो यहाँ पे लिख दो उससे कोई इसी तरह से, डी हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, और डी जो है वो एक्स की क्या लगती है, डॉटर इन लॉ, यानी कि एक्स का कोई बेटा होगा जिसकी वाइफ हो जाएगी डी, क्योंकि डी बहू लगती है एक्स की। डी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि डी का कोई सिबलिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, डी का कोई सिबलिंग नहीं है और डी की सिस्टर इन लॉ लगती है, और डी एक फीमेल है बेटा, ठीक है। तो अगर उसका कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है, अगर वो सिंगल चाइल्ड है और उसकी सिस्टर इन लॉ है, यानी कि डी खुद मैरिड होगी बेटा, और डी यहाँ पर मैरिड तो हमें दिख ही रही है, यानी कि हम कह सकते हैं उसके हस्बैंड की सिस्टर हो जाएगी, क्योंकि सिस्टर इन लॉ के 3 पॉसिबल रिलेशन होते हैं, साली होता है, ठीक है, गाली नहीं है ये, साली इज अ रिलेशन, साली होता है, भाभी होता है, ठीक है, और ननद होता है, ये 3 पॉसिबल रिलेशंस होते हैं। अब भाभी होने के लिए भाई होने की जरूरत है, लेकिन डी का तो कोई भाई है नहीं, सिबलिंग है नहीं, तो भाभी कैंसिल, ठीक है। साली तो लड़कों की होती है, लेकिन डी तो लड़की है, तो ये भी कैंसिल, बचा क्या, ननद। ननद कौन होती है बेटा, हस्बैंड की सिस्टर, यानी कि डी के हस्बैंड की सिस्टर हो जाएगी एल, ऐसे कनेक्ट करना था, हुआ कनेक्ट, कितना ईजी हो गया ना कनेक्ट करना, ठीक है, और हमें लगता है कितना डिफिकल्ट है। चलो आ जाओ, एल इज द ओनली सिस्टर ऑफ आर्स फादर, की एल इकलौती बहन है किसके, आर के आर के फादर की। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि एल का जो भाई है शायद से उसका चाइल्ड हो जाए आर, कि आर के फादर की इकलौती बहन है एल, पर मैडम ये भी तो हो सकता है कि एल का एक और कोई भाई हो, पॉसिबल हो सकता है, वेट करते हैं। एंड इज एन अनमैरिड मेंबर, एल की ही बात हो रही है कि एल एक अनमैरिड मेंबर है, ठीक है, फिलहाल ये इसमें एक पॉसिबिलिटी है, बट लेट्स सी पॉसिबिलिटी क्या है, कि हो सकता है कि एल का एक और कोई भाई हो और उसका चाइल्ड हो आर, ठीक है ना। चलो देखते हैं, पर मैंने यहाँ पर फिर आर को क्यों बनाया, क्योंकि जो ये वाला भाई है ना वो भी मैरिड है, ये वाला भाई भी मैरिड है, इसलिए मैंने आर बना दिया, ठीक है। एल लिव्स इमीडिएटली वेस्ट ऑफ आर, अब हर एक वर्डिंग पे फोकस करना कि आर के इमीडिएट वेस्ट में एल होना चाहिए। अब इमीडिएट बोला है तो मैंने ये एरो क्रिएट कर दिया जिससे मुझे पता चले कि ये दोनों साथ साथ आने हैं, ठीक है। एच सन इन लॉ, कि एच का कोई दामाद है तो उसको उसी तरह से बनाओ, यानी कि एच की कोई बेटी होगी और उसका हस्बैंड आना बेटा। एच सन इन लॉ बी, दिया हुआ है दामाद कौन है बेटा, बी, लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, कि बी जो है वो किसी ऑड फ्लोर पर रहता है, टू द वेस्ट ऑफ एच, एच के वेस्ट में बी आएगा किसी ऑड फ्लोर पर, यानी कि या तो ये फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा या तो ये थर्ड फ्लोर पर रहेगा, ठीक है। बी लिव्स इमीडिएटली अबव एक्स, और एक्स के इमीडिएटली ऊपर बी रहता है, इन द सेम फ्लैट, दिया हुआ है कि दोनों मेरे सेम फ्लैट में रहते हैं, ठीक है जी। तो अगर बी एक्स के इमीडिएटली ऊपर रहता है तो बी हमारा फर्स्ट फ्लोर पे तो आ नहीं सकता, इसका मतलब, ठीक है ना, तो बी का फर्स्ट फ्लोर कैंसिल हो गया, यानी कि बी मेरा थर्ड फ्लोर पर आएगा फॉर श्योर, ठीक है, बी का फ्लोर क्या हो गया, थर्ड फ्लोर, ठीक है। आगे देखिएगा, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव एल, कि एल के ऊपर बेटा जितने भी फ्लोर हैं इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एक्स हस्बैंड, उतने ही एक्स के हस्बैंड के नीचे है। अब इससे क्या पता चला कि एक्स का हस्बैंड होगा, यानी कि एक्स खुद एक फीमेल मेंबर है बेटा, तो एक्स का हस्बैंड चाहिए मुझे, बनाएंगे, बट नीदर ऑफ देम लिव्स इन
द सेम टाइप ऑफ फ्लैट, लेकिन दोनों में से कोई भी सेम फ्लैट में नहीं रहता है, नीदर, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ गई ना, तो यानी कि दोनों डिफरेंट फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है। डी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ हर फादर टी, तो डी वेस्ट में है अपने फादर टी के, तो टी के वेस्ट में डी आना है, इतना पता चला। हर फादर यानी कि डी फीमेल है बेटा, ये तो हमें वैसे भी खैर पहले ही पता चला था। और हर फादर टी यानी कि डी के भी फादर आने हैं बेटा टी, ओके इसको बनाते हैं हम, एक मिनट, डी के फादर आने हैं कौन, टी आ गए हैं, ठीक है। एंड नन ऑफ देम लिव्स इन फ्लैट 2, और दोनों में से कोई भी मेरा फ्लैट 2 में नहीं रहता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों में से कोई भी फ्लैट 2 में नहीं रहता और टी के वेस्ट में डी रहता है, यानी कि ये मेरा फर्स्ट फ्लैट में रहेगा और ये मेरा थर्ड फ्लैट में रहेगा, ये फ्लैट की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी मना किया हुआ ना कि फ्लैट 2 में नहीं रहता। द वन हु लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ एच मदर, यानी कि एच की मदर आनी है बेटा, ठीक है जी, बनाएंगे एच की मदर, ठीक है। तो जो एच की मदर के, द वन हु लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ एच मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ एच, वो एच की मदर इन लॉ है, यानी कि एच की एक मदर इन लॉ भी चाहिए बेटा मुझे। एच की मदर इन लॉ होने का मतलब क्या हो गया, अलग से मत बनाओ, यहीं पर रिलेट करो इसको। एच की मदर इन लॉ का होने का मतलब क्या हो गया, यानी कि एच का एक कोई पार्टनर होगा और उसकी मदर इन लॉ चाहिए, उसकी मदर चाहिए, तभी तो एच की मदर इन लॉ आएंगी, ठीक है। यानी कि एच का भी पेरेंट है और एच के पार्टनर का भी पेरेंट, और अगर आपको ध्यान हो तो कि पेरेंट होंगे तो दोनों होंगे वरना नहीं होंगे, तो अगर एच की मदर आई है तो एच का फादर भी होगा, और अगर एच के पार्टनर का मदर आया है तो उनका भी पार्टनर ज़रूर होगा। इससे हमें रिलेशंस बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। टोटल 9 पर्सन है, देखो 4 5 6 7 8, 8 तो बेटा यहीं पर बन गए, हो रहा है ना कनेक्ट। आ जाओ आगे, बोला है एन इज नॉट द स्पाउस ऑफ टी, कि एन जो है वो टी का पार्टनर नहीं होगा। एफ इज अ मैरिड पर्सन, कि एफ एक मैरिड पर्सन है, यानी कि एफ का एक कोई पार्टनर होगा, इतना भी बोला है, मैं इतना भी लिखूंगी। एंड नीदर लिव्स इन फ्लैट 2, किसकी बात हो रही है, एफ की बात हो रही है, कि एफ फ्लैट 2 में नहीं रहता, यानी कि या तो ये फर्स्ट या थर्ड फ्लैट में से किसी में रहेगा, नॉर ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, इवन फ्लोर पे नहीं रहता, यानी कि या तो फर्स्ट या थर्ड फ्लोर पे रहेगा, ठीक है। चलो ये इन्फॉर्मेशन मेरे सामने है, सबसे पहले मेरा काम है कि मैं ब्लड रिलेशन को कनेक्ट करूं। अब देखो मुझे यहाँ पर पता है कि एच मेरा कहाँ पर आना है, किसी मिड वाली में आना है, यहाँ पर एच आना है बेटा, और एच शादीशुदा है, ठीक है, और एच के पेरेंट भी आने हैं, ठीक है। अब देखो मैं एच को कहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ, क्या मैं एच को आर का फादर बना सकती हूँ, इज इट पॉसिबल, बताइए, क्या मैं एच को फादर बना सकती हूँ, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 3 3 6 और 1 7 बना सकते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर चलो इसको ना देखो, इसमें तो 7 है, अगर मैं इसको देखूँ इसमें तो मैं 8 लोग बना चुकी हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एक रिलेशन और ऐड होना है, वो यहीं पर होना है बेटा। तो इसका मतलब इतना तो सॉर्टेड है बेटा कि एच कहाँ पर आएगा, एच ही जो है वो एल का भाई हो गया है, ठीक है, और कोई रिलेशन यहाँ नहीं है। और यहाँ पर भी आपका बेटा टी की वाइफ आनी है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 1 8, ठीक है, और जो नीचे वाला जो जनरेशन है वो मैरिड है, यानी कि आर का पार्टनर आएगा, और आर का पार्टनर कौन हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, आर का पार्टनर हो जाएगा बी, क्योंकि रिलेशन तो लिमिटेड है ना, और आर फीमेल हो जाएगी क्योंकि बी हमारा मेल है। हो रहा है कनेक्ट, कनेक्ट हो गया ना, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, और अब बस एक्स का पार्टनर चाहिए और टी का पार्टनर चाहिए, वो भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। डी और एल वाला रिलेशन हमारा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। एफ भी मैरिड है ऑब्वियसली, एफ इनमें से यहाँ कहीं आना है, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं एफ कहाँ जाएगा, और एन, हाँ सॉर्टेड है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि एन जो है वो टी का पार्टनर नहीं है, ठीक है बेटा, तो एन हम यहाँ पे नहीं बना सकते बेटा, तो एन कहाँ जाएगा, एन किसका पार्टनर हो जाएगा, एन हमारे एक्स का पार्टनर हो जाएगा, सिंपल सी चीज़, ठीक है। फिर हमारा एफ जो है वो किसका पार्टनर हो जाएगा बेटा, टी का। तो हमारा ब्लड रिलेशन डन हो चुका है, चेक कर लीजिए, 4 3 7 और 2 9, राइट, ब्लड रिलेशन सॉर्टेड है हमारा, इट्स डन, ठीक है ना, ये हमारा ब्लड रिलेशन है पूरा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं हमारा ये, जस्ट अ सेकेंड गाइस,
यस सॉरी, बैक टू द क्वेश्चन। तो कहाँ पर थे हम लोग? ओके, अब हमें फ्लैट में इन लोगों को बिठाना है। सबसे पहले देखिए डिकोड कर लीजिए, एक्स का हस्बैंड कौन आ गया है? एक्स का हस्बैंड एन आ गया है, ठीक है, यानी कि एल के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही एन के नीचे। एच की मदर कौन आ गई है? एच की मदर आई हैं बेटा एक्स, ठीक है, यानी कि एक्स के नीचे एच की मदर इन लॉ, तो एच की मदर इन लॉ कौन आई है बेटा? एफ, ठीक है, तो एक्स के नीचे एफ आना है आपका। ओके फाइन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, x के नीचे f आना है, और f के बारे में मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन थी कि f मेरा या तो फर्स्ट या थर्ड फ्लोर पर हो सकता है। अब f मेरा थर्ड फ्लोर पर तो हो नहीं सकता क्योंकि x के नीचे आना है, तो f का फ्लोर तो हमें कंफर्म हुआ कि f मेरा फर्स्ट फ्लोर पर आएगा। फ्लैट नहीं पता है, वो देखते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैं स्टार्ट कहाँ से कर सकती थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें, अगर आपको ध्यान हो तो हमें b का फ्लोर पता चला था कि h और b कौन से फ्लोर पर आने थे बेटा? थर्ड फ्लोर पर। अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बनाएंगे कैसे बनेंगी? मुझे इतना पता है कि h के वेस्ट में b आना है, पर उनका फ्लैट तो नहीं पता ना, तो उसमें इस वजह से पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी बेटा, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये भी बन सकती है, और एक पॉसिबिलिटी आपकी ये भी बन सकती है, ठीक है, कि एच के वेस्ट में भी, भाई इमीडिएट वेस्ट नहीं बोला ना, अगर इमीडिएट बोला होता तो मैं इनके बीच में गैप नहीं लेती, इमीडिएट वेस्ट नहीं बोला, तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। चलो, बट हाँ इतना है कि मुझे उनका बी और एच का फ्लोर कंफर्म था कि वो दोनों थर्ड फ्लोर पर आने थे, और बी के इमीडिएटली नीचे एक्स आना था सेम फ्लैट पे, तो एक्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं बेटा सारी केसेस में, ठीक है। अब इसके बाद हमें हेल्प करेगा ये टी और डी वाली इन्फॉर्मेशन कि टी के वेस्ट में डी आना था, टी मेरा फ्लैट 1 और डी मेरा फ्लैट 1 और टी मेरा फ्लैट नंबर थर्ड पे आना है, ठीक है। फर्स्ट केस में टी और डी यहाँ पर आ सकते हैं बेटा? यस पॉसिबल है। क्या टी और डी लास्ट में आ सकता है बेटा? नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि फिर एफ नहीं आ पाएगा। मैडम एफ क्यों नहीं आ पाएगा? यहाँ आ जाएगा, नहीं, एफ ने मना किया हुआ है कि वो फ्लैट नंबर 2 में नहीं आ सकता, वो सिर्फ फ्लैट नंबर 1 या थर्ड में आ सकता है, तो इसी वजह से फर्स्ट केस में टी और डी सेकेंड फ्लोर पर आएंगे। फर्स्ट फ्लोर पर तो जगह है नहीं, एच बैठा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। थर्ड केस में आ जाओ, थर्ड केस में टी और डी के आने की बेटा एक ही जगह बची है, टी और डी यहाँ पर आएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम हो गई, एक्स के नीचे एफ आना था, एफ इसमें यहाँ पर आएगा, विच इज रॉन्ग, एफ की तो ये पोजीशनिंग गलत है ना, तो सेकंड केस मेरा इसी के साथ गलत हो जाता है। थर्ड केस में देखो टी और डी यहीं पर आएंगे, और कोई जगह ही नहीं है बेटा, यहाँ पे ये ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, तो यहीं आएगा। इसमें भी सेम प्रॉब्लम कि अब आप इसमें एफ को यहाँ बनाओगे, लेकिन एफ तो मेरा फ्लैट नंबर 2 में आ ही नहीं सकता, तो दो केस मेरे कैंसिल हो गए, यानी कि मेरा फर्स्ट वाला केस ही एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आर के इमीडिएट ईस्ट वेस्ट में एल आना था, यानी कि आर और एल यहीं पर आएंगे, और एफ भी बेटा आपका यहीं पर आना है, यानी कि इन तीन जगहों पर किसने आना है? आर, एफ और एल ने आना है। तो बचा कौन? एन बच रहा है, तो एन को कहाँ बिठा दो बेटा? पहले आप एन को बिठाओ, एन मेरा यहाँ पर जाएगा थर्ड फ्लोर पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बोला हुआ था कि एल और एन हमारे डिफरेंट फ्लैट में होने थे बेटा, राइट, यानी कि एल यहाँ नहीं आ सकता, तो एल आपका मैक्सिमम सेकंड फ्लैट पे आ सकता है, थर्ड पे तो जा नहीं सकता क्योंकि वो आर के इमीडिएट वेस्ट में है, तो एल यहाँ आ गया, आर यहाँ आ गया, एफ यहाँ आ गया, एंड इट्स डन। बताओ कितना डिफिकल्ट है ये? आपने खुद से ट्राई किया होगा, मुझे बताना, क्या आपको ये इतना इजी लगा था? नहीं लगा होगा। जो बच्चों ने खुद से जेन्युइनली ट्राई किया है उनको मे भी इतना इजी ना लगा हो, किसी किसी का लिटरली सॉल्व हो गया हो। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप इन्फॉर्मेशन को कितना प्रिसाइजली नोट डाउन कर रहे हो, इन हर एक छोटी छोटी बात को कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को छोड़ते हुए चलते हैं, मतलब उसको ड्रॉ नहीं करते। मेरी हैबिट है, हमेशा ब्लड रिलेशन में मेरी हैबिट है कि मैं इन्फॉर्मेशन को बहुत तरीके से, जैसे जैसे बोला जाता है ना, मैं वैसे वैसे ड्रॉ करती जाती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे कैसे कैसे लिखा है, मेरा कहीं भी मेस्ड अप लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। ऐसा ही सेम आप भी एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, इसका आंसर प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आपने देखा होगा कि अभी मैंने ज़्यादा वीडियोस इस पर नहीं डाली हैं, बिकॉज अभी नया नया चैनल है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन की हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों से पॉसिबल है तो मोटिवेशन मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं रेगुलरली वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर सकूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्वेश्चन मेरा ये था कि मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में अपना फेस रिवील नहीं किया है, ना ही मैंने अभी तक नेम रिवील किया है, और ना ही मैं आपसे अपना नेम जानना चाहती हूँ, वो हम बाद में करेंगे। बट मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी भी सेशन में अपना वीडियो यानी अपना फेस यहाँ पे शो करूँ आप लोगों को? क्या वो नेसेसरी है, क्या वो रिक्वायर्ड है, या मेरी वॉइस से अभी आपका काम हो रहा है? बिकॉज मेरा थॉट था कि मैं अभी थोड़े टाइम तक अपना फेस, अपना आइडेंटिटी ना शो करूँ, जस्ट क्योंकि आपको कंटेंट की ज़रूरत है, टीचर का फेस या अभी उससे ज़रूरत नहीं है। मेरा ज़्यादा फोकस था कि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको
कंटेंट प्रोवाइड करो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हमें फेस चाहिए मैम, आपको हम चाहते हैं कि हम आपको देख सकें, तो प्लीज़ एक बार मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। अगर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे इस चीज़ को लेकर कि हाँ हमें फेस के साथ ही पढ़ना है, तो फिर सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, टोटल मैं 4 ही क्वेश्चंस लेकर आई थी, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कर लेना। यहाँ पर आपका फ्लोर बेस्ड पजल है, आपका फ्लोर के साथ आपको ब्लड रिलेशन दिया जा रहा है। टोटल 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। अच्छा कुछ सवाल है ये भी, तो जल्दी से चाहिए, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वापस आके इसका सोल्यूशन चेक करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस सेशन को जल्दी से एंड करते हैं, ठीक है। 5 कपल्स आपको दिए जा रहे हैं ऑन 10 डिफरेंट फ्लोर्स। ओके, 10 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। टोटल आपकी 10 फ्लोर की बिल्डिंग हमें बनानी है, फाइन। तो हम यहाँ पर केसेस भी बना के चलेंगे, ठीक है। यहाँ बन जाएगा एक में से और इंफॉर्मेशन, यहाँ बन जाएगा मेरा ब्लड रिलेशन, यहाँ इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो ये हमने डिवाइड कर दिया, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एल्स सन लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो हिम। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउंस यूज किए गए हैं, तो उनका भी नोटिस किया करो। बिलो हिम, तो हिम किसके लिए यूज हो रहा है? एल के लिए, कि एल का जो बेटा है वो एल के नीचे 2 फ्लोर पर है, ठीक है। इससे मुझे पता चला कि एल का कोई बेटा आना है बेटा, ठीक है। और एल खुद जो है वो मेल मेंबर है, क्योंकि हिम यूज हुआ है ना उसके लिए। और इससे क्या पता चला कि एल के 2 फ्लोर नीचे, यानी कि एक के गैप पर बेटा एल का बेटा बैठा हुआ है, सिंपल। आई हु इज द स्पाउस ऑफ एल, आई जो है वो एल का पार्टनर है, यानी कि आई फीमेल हो गया। हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, उसके सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक है जी। एंड लिव इमीडिएटली अबव एक्स, और एक्स के इमीडिएटली ऊपर रहता है आपका कौन? आई, ठीक है। एक्स इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम, एम की सिस्टर इन लॉ है बेटा एक्स, यानी कि एक्स हमारा फीमेल मेंबर है बेटा, एम की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। एम लिव्स बिलो बोथ क्यू एंड एक्स, ठीक है जी, कि क्यू और एक्स दोनों के ही नीचे रहता है कौन बेटा? आपका एम, ठीक है। एज हस्बैंड लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो ए, कि ए के 2 फ्लोर नीचे, यानी कि ए के गैप पर ए का हस्बैंड रहता है बेटा। इससे क्या पता चला कि ए का कोई हस्बैंड है, ए खुद फीमेल है और ए का कोई हस्बैंड आना बेटा, ठीक है। ए हु डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, कि ए किसी ऑड फ्लोर पर नहीं रहता, यानी कि ए खुद इवन पे रहेगा, ठीक है। एज मेनी पर्सन लिव अबव ए, कि ए के ऊपर बेटा जितने भी लोग रहते हैं उतने ही एल के नीचे रहते हैं, ओके। डी हु इज द मेटर्नल अंकल ऑफ वाई, अब देखो मेटर्नल अंकल को कैसे लेंगे हम यहाँ पर? मेटर्नल यानी कि मम्मी की साइड के, मम्मी की साइड के अंकल को हम क्या प्रेफरेंस देते हैं? मामा की प्रेफरेंस देते हैं। तो वाई के मेटर्नल अंकल, यानी कि वाई की कोई मदर होंगी, हम ऐसे कह सकते हैं, और उनके भाई हो जाएंगे डी, क्योंकि डी मेटर्नल अंकल है तो मेल ही, तो मदर के ब्रदर हो गए, ठीक है। लिव्स इमीडिएटली अबव वाई, अब ये लिव्स आगे इन्फॉर्मेशन किसकी चल रही है बेटा? डी की चल रही है, सारी ध्यान रखना, ये वाई की नहीं है, ये डी की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कॉमा लगा है, WH फैमिली का वर्ड नहीं आया, तो डी लिव्स इमीडिएटली अबव वाई, वाई के इमीडिएटली ऊपर आपका डी रहता है। वाई हु, अब यहाँ पर देखो WH फैमिली का वर्ड आ गया है, तो अब हम कहेंगे कि आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो वाई की है। वाई हु लिव्स ऑन एन इवन प्राइम नंबर, अब बेटा इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, कौन सा होता है? 2, यानी कि y जो है वो मेरा सेकेंड फ्लोर पर है, तो y और d को आप प्लेस कर सकते हैं कि y के इमीडिएटली ऊपर d आना है, ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म है, ठीक है। द वाइफ ऑफ y, यानी कि y की वाइफ होनी है बेटा, यानी कि y मेरा मेल मेंबर आ गया, तो यहाँ पर बना दो उसी तरह से। डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, कि y की जो वाइफ है बेटा वो टॉप पर नहीं रहती है, y की वाइफ जो है वो टॉप पर नहीं आ सकती है, ठीक है जी। ओ इज द सन इन लॉ ऑफ एम्स ब्रदर, अब देखो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी हो रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे बना लेते हैं, यानी कि एम का कोई ब्रदर है बेटा, ठीक है। और ओ जो है वो उसका दामाद है, एम के भाई का दामाद, यानी कि एम का कोई भाई है, उसकी बेटी होगी और उसका हस्बैंड हो जाएगा ओ, ठीक है। तो एम के भाई का दामाद आ गया ओ। जेड हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, डी का ब्रदर इन लॉ है कौन बेटा? जेड, यानी कि जेड एक मेल मेंबर है बेटा, और डी खुद भी हमारा एक मेल मेंबर है, ठीक है। लिव्स बिलो क्यू, किसके बारे में बात हो रही है? जेड के बारे में, कि जेड जो है वो क्यू के नीचे रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं आया ना बेटा यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन किसकी है बेटा? आपकी जेड की ही चल रही है, ठीक है। आगे रीड करेगा, डीज सिस्टर, यानी कि डी की बहन भी आनी है, वो हम पहले ही बना चुके थे देखो यहाँ पर,
तो डीज सिस्टर लिव्स 4 फ्लोर्स अबव डी, तो डी के 4 फ्लोर ऊपर यानी कि 3 के गैप पर कौन रहता है बेटा, डी की खुद की सिस्टर रहती है। ओके, एज मेनी फ्लोर्स अबव ओ, कि ओ के ऊपर बेटा जितने भी फ्लोर हैं उतने ही डी की सिस्टर के नीचे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। अब देखो यहाँ पर मुझे ब्लड रिलेशन भी ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे सोचिएगा, थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा, क्या कनेक्ट कर सकते हैं, थिंक अबाउट इट, सोचो सोचो, थिंक थिंक थिंक, होगा, बिल्कुल कनेक्ट होगा। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे हम स्टार्ट कर सकते थे। देखो अगर मैं ब्लड रिलेशन का सोचूं तो मेरे पास यहाँ पर एक वाई था जो कि एक मेल मेंबर था, उसकी एक वाइफ आनी है बेटा, वाइफ की मदर आनी है बेटा, और डी यहाँ पर आना था, इसको मैंने अभी यहाँ पर बनाया है। अब बोला था डी का ब्रदर इन लॉ है जेड, डी का ब्रदर इन लॉ, तो मैं कह सकती हूँ डी का ब्रदर इन लॉ का मतलब डी की सिस्टर का हस्बैंड हो सकता है बेटा, इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डी की सिस्टर का हस्बैंड बना दीजिए सर, फिलहाल मैंने अभी ऐसे बनाया है। ठीक है, देखते हैं अभी इसको। ओके, और देखो और क्या कनेक्शन हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी ली है मैंने जेड की। ठीक है, ओके देखो यहाँ पर, अब देखो थोड़ा सा ना इसमें ये इस वाली इन्फॉर्मेशन का भी हेल्प लेना पड़ेगा। बोला था कि डी से 3 के गैप पर डी की सिस्टर आनी है, तो 1 2 3 के गैप पर यहाँ पर कौन आना है बेटा, डी की सिस्टर आनी है, इतना तो मुझे पता है। अब डी की सिस्टर है कौन वो नहीं पता, बाद में देखेंगे। ठीक है, डी की सिस्टर से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन थी कि जितने लोग डी की सिस्टर के नीचे हैं उतने ही ओ के ऊपर, इसको तो यूज़ कर सकते हैं ना, हाँ इसको यूज़ करिए। तो डी की सिस्टर के नीचे कितने लोग, ऊपर कितने लोग हैं बेटा, 3 हैं, तो ओ के नीचे भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तो ओ प्लेस हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ पर, हाँ ओ तो मेरा प्लेस हो गया। चलो ठीक है, आगे देखो, अब आगे क्या ले सकते थे, ओ सॉरी, ए जो है वो यहाँ पर किसी इवन फ्लोर पर आना था और ए के नीचे उसका हस्बैंड आना था, और ए से मेरा एल भी कनेक्टेड है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। और एल के ए के कैप पर नीचे एल का सन आना है, तो इसको इसको और इसको, इन तीनों इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। हाँ देखो, ए को अगर मैं यहाँ लेती हूँ तो ए के नीचे ए के कैप पर ओ, क्या ओ हमारा मेल मेंबर हो सकता है, क्योंकि ए तो फीमेल थी ना, हाँ ओ हमारा मेल मेंबर दिया और ओ भी मैरिड है और ए भी मैरिड है, पॉसिबल हो सकता है, पर वेट करते हैं। मान लो अगर मैं ए को यहाँ लेती हूँ, ए ऊपर से 5th है, तो क्या एल नीचे से 5th हो सकता है, हो सकता है। क्या एल का बेटा डी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बन रहा है कनेक्शन। ठीक है, और भी तो मैडम पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ए को यहाँ लेते हैं तो एल आ पाएगा, यहाँ पर नहीं आ सकता मैडम। ए को यहाँ लेते हैं तो एल आ सकता है मैडम, फिर एल के नीचे एल का सन नहीं आ पाएगा बेटा, तो इसका मतलब इस केस में ए की जगह रह गई है, ए कहाँ पर आएगा, फॉर श्योर 6th फ्लोर पर आएगा। तो ऐसे हमें आगे का ब्लड रिलेशन मिलेगा, इसमें हमें ब्लड रिलेशन डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, इसमें हमें ब्लड रिलेशन पजल की इन्फॉर्मेशन की हेल्प से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के गैप पर नीचे कौन आ गया है, ओ आ गया है, और वो कौन है, उसका हस्बैंड हो जाएगा, क्योंकि बोला था ना कि ए से नीचे के गैप पर ए का हस्बैंड आना है, तो ए के गैप पर ओ है, तो ओ क्या हो गया, ए का हस्बैंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, चलो फाइन, आगे देखिएगा, अब ए को बनाया है तो एल को भी बना दीजिए, एल यहाँ पर आ गया, और बोला था कि एल से ए के गैप पर नीचे कौन है, एल का बेटा है बेटा। ठीक है, तो एल का बेटा कौन आ गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ए के गैप पर डी है, तो एल का बेटा आ गया है डी, तो यानी कि डी के पेरेंट हो जाएंगे एल। ठीक है, और अगर आपको ध्यान हो तो एल हमारा एक मेल मेंबर था और एल की वाइफ कौन दे रखी थी, आई दे रखी थी, ये वाला इन्फॉर्मेशन है ना। और इनके कितने बच्चे थे बेटा, 2 ही बच्चे थे, तो डी और उनकी सिस्टर। कनेक्ट हो रहा है, टोटल कितने मेंबर हैं बेटा इसमें, 10 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 बना चुके हैं, बाकी अभी बनाते हैं, तो ये वाला मेरा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखो मैं आगे और क्या कनेक्ट कर सकती हूँ, डी की सिस्टर में किसको बना सकती हूँ उस पर फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा देखो इसमें से हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर चुके हैं, ये हम यूज़ कर चुके हैं, फाइन, एल का बेटा मुझे मिल चुका है, दैट्स सुपर। ठीक है, ओके, एक्स और आई जो है वो भी आपके यहीं आने हैं, है ना। ठीक है अच्छा देखो, अभी हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे तो एम की सिस्टर इन लॉ आनी थी एक्स। ठीक है, और एम का एक ब्रदर चाहिए था।
अब इधर m का भाई चाहिए और इधर d की सिस्टर चाहिए, तो क्या मैं d और m को सिबलिंग बना सकती हूँ क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो यहाँ पर d का सिबलिंग हो सकता है बेटा m, ठीक है, और m के भाई की बेटी है, यानी कि y की सिस्टर हो सकती है बेटा। हाँ, m का भाई कौन है बेटा? m का भाई है d। एक मिनट, हाँ, तो d भी हमारा मैरिड हो सकता है ना, क्या बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक मिनट, y की वाइफ को यहाँ बना लो, ठीक है। तो m का भाई है d और भाई की बेटी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और उसका हस्बैंड हो जाएगा o। और अभी अभी हमने देखा था कि o किसका हस्बैंड आया था? a का, यानी कि d की डॉटर कौन आ गई है? a। अब चेक करो कितने मेंबर हो रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए हैं, एक मेंबर और बचा है। वो एक मेंबर कौन होगा बेटा? वो होगी डी की वाइफ यहाँ पर, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि एम की सिस्टर इन लॉ आनी है ना। हाँ, तो एम के भाई की वाइफ आ जाएगी एक्स, एम की सिस्टर इन लॉ। एंड देख लो सारे रिलेशन हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो गए हैं, तो ब्लड रिलेशन मेरा यहाँ पर डन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, लास्ट पर्सन बचा हुआ है, वाई की वाइफ कौन होगी बेटा? यहाँ पर क्यू एक मेंबर बच रहा है, तो क्यू हो जाएगी। डन। अब यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। अब देखो डी की सिस्टर कौन आई है बेटा? डी की सिस्टर हमने निकाली है एम, ठीक है, तो यहाँ पर एम को प्लेस कर दीजिए, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। चलो जी, ये वाली इंफॉर्मेशन सॉर्ट हो गई हमारी। अगर आपको ध्यान हो तो एम के ऊपर क्यू और एक्स आने थे, तो क्यू एक्स यहीं पर आने बेटा, और एक्स आना है तो एक्स के ऊपर आई भी आना था, यानी कि आई भी यहीं पर आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मना क्या हुआ था कि टॉप फ्लोर पर वाई की वाइफ नहीं आ सकती। वाई की वाइफ कौन है? क्यू है, तो क्यू टॉप पर तो आ नहीं सकता, यानी कि इन दोनों में से किसी एक पर आएगा। अब अगर मैं क्यू को 9th पर लेती हूँ तो एक्स और आई नहीं बन पाएंगे बेटा, तो इसी वजह से क्यू कहाँ आएगा? 8th पर, तो एक्स 9th पर आएगा और एक्स के इमीडिएटली ऊपर आई आ जाएगा। ये दोनों इन्फॉर्मेशन डन। और क्यू के नीचे किसने आना था? जेड ने आना था, तो जेड हमारा लास्ट में आ जाएगा। एंड इट्स सॉर्टेड, ठीक है। तो ये वाला बाकी 3 से थोड़ा सा और एक स्टेप, एक लेवल ऊपर था, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ब्लड रिलेशन था वो डायरेक्टली नहीं बन रहा था, वो थोड़ा सा उसमें आपको इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप उसमें पॉसिबिलिटी बनाते रह जाएंगे। अच्छा, मैंने देखा है बच्चों को ब्लड रिलेशन में बच्चे पॉसिबिलिटीज़ बनाते हैं कि एक एक दो दो तीन तीन ब्लड रिलेशन बना रहे हैं। आप मुझे, आपके सामने मैंने ब्लड रिलेशन बनाया है, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन की पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत पड़ी हो तो आप मुझे बता दो बेटा। ब्लड रिलेशन की पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से लिखोगे, अगर आपको उनको कनेक्ट करना आता होगा, आपको प्रोनाउंस पे फोकस करना आता होगा, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही के सामने मैंने हर एक कनेक्शन की हेल्प से हर एक डायग्राम को बनाया है। आप मुझे खुद बता देना कहाँ पर मैंने अपने आप से खुद से पॉसिबिलिटी को लिया है, नहीं लिया है, ठीक है ना। हर रिलेशन को कनेक्ट करने का मेरे पास एक रीज़न था, एक ना एक रीज़न से कनेक्ट किया है कि अच्छा यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ से होगा। और बच्चे क्या करते हैं? पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर लेते हैं बेटा। अगर इनमें पॉसिबिलिटीज़ हम क्रिएट करने लगे तो फिर तो ये क्वेश्चन हमारे पीओ लेवल का बन जाएगा ना, फिर तो कोई भी बच्चा इसको अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अप्रोच बहुत मैटर करते हैं, तो अप्रोच सीखो, सही अप्रोच क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए, तो विद दैट सेड हमारा सेशन यहाँ पर एंड होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, समझ में आया हो कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे एग्जाम में कुछ दिन बचे हुए हैं। आज जब ये सेशन जाएगा तो 15 नवंबर को ये सेशन जा रहा होगा, तो हमारे पास हार्डली 6 दिन बच जाएंगे आपके पेपर में। तो अगले 6 दिनों में आप इन दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो वो सेशन आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, सेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। सेशन को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कमेंट करके अपना फीडबैक, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर, ठीक है, और अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सो दैट आपके पास जो अपकमिंग वीडियोज़ आने वाली हैं वो मिस नहीं होगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।